हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल लो या यूनियन एग्जीक्यूटिव कह लो। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जो संघ की जो कार्यपालिका है, संघीय कार्य मतलब सेंटर में जो कार्यपालिका चलाई जाती है, ठीक है, वो किस तरह से काम करती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेसिकली कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका मुखिया कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर, एंड द फोर्थ इज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से अहम हिस्सा हैं, संघीय कार्यपालिका के कौन से अहम हिस्सा हैं। तो दीज आर द 4 पार्ट्स, ठीक है, विच बिलोंग टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। पहले है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद है उपराष्ट्रपति, फिर है कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर कह लो। कैबिनेट मिनिस्टर का चेयर कौन करता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का मुखिया होता है भारत के प्रधानमंत्री। एंड थर्ड इज अटॉर्नी जनरल विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो इन चारों के द्वारा संघीय कार्यपालिका चलाई जाती है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे भारत के प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 52 में, इन आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच विल एक्ट एज हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, आर्टिकल 52 क्या कहता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। नो स्टेट, ये स्टेट प्रदेश वाली स्टेट नहीं, स्टेट की बात नहीं हो रही, स्टेट हो रही है इंडिया एज अ होल। ठीक है, इंडिया एज अ होल, इंडिया एक पूरी कंट्री, दैट इज अ स्टेट, उसकी बात हो रही है। तो इंडिया का मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट। डोंट कंफ्यूज स्टेट विद अ पर्टिकुलर प्रदेश। स्टेट का मतलब हुआ यूनियन, स्टेट का मतलब हुआ यूनियन। तो यूनियन का हेड कौन हुआ, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, संविधान के आर्टिकल 52 में। ठीक है, फिर आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर vested in प्रेसिडेंट। ठीक है, कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, वो किसके भीतर समाई हैं, वो है राष्ट्रपति के भीतर समाई है वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स को या तो राष्ट्रपति खुद के द्वारा यूज करते हैं या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा अल्टीमेटली मंत्रियों को, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमिश्नर्स को, सिमिलरली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स, इन सभी को, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स जिनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ, संघ कार्यपालिका जी की जो शक्तियां हैं वो किसके द्वारा यूज की जाती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 54। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 कहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है दैट इज द हेड ऑफ यूनियन, उसे इलेक्ट कैसे किया जाएगा, हाउ विल वी द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, कैसे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। तो इलेक्शन के लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्शन जो होता है उसमें होता है इलेक्टोरल कॉलेज,
इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, देयर इज अ ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, उस ज्वाइंट सीटिंग में क्या होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज किस किस से मिलके बना होगा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन से पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा के पार्ट, एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, एंड थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टिव मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, पहले तो एक ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के सदस्य बैठे होंगे, ठीक है, ठीक है, उसे ज्वाइंट सीटिंग में उनको क्या कह देंगे, उन्हें बोल देंगे एक इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये नियुक्त कर रहा है प्रेसिडेंट को। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन उपस्थित होगा, जो भी पार्लियामेंट के एमपीज हैं, ऑल द एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि आम जनों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोट अल्टीमेटली हम लोग ही जाते हैं डालने, जो कि 18 ईयर्स के ऊपर है सारे के सारे। तो जो आम लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं वो हो गए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो भी मतदान करेंगे, ठीक है। फिर और कौन करेंगे वोट, जो हमारे एमएलएज होते हैं, है ना, जो प्रदेश की विधानसभा के एमएलएज होते हैं वो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सिमिलरली कौन से एमएलएज, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, उनके जो एमएलएज होते हैं वो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग की जाती है जिसमें वोटिंग की जाती है राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेथड क्या यूज किया जाता है इलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस मेथड को कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड ये सब कुछ हो रहा है एक सीक्रेट वैलिड सिस्टम में, इन अ सीक्रेट वैलिड सिस्टम। जैसे ईवीएम का यूज करते हैं, ईवीएम के थ्रू वोटिंग नहीं की जाती प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, सीक्रेट वैलिड सिस्टम के थ्रू वोटिंग की जाती है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। देखो, हम इलेक्शन जब भी लोकसभा या विधानसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं तो हम वोट डालने जाते हैं, तो वहां पे अगर किसी चिट बनी होती है ना, चिट पे क्रमांक लिखे होते हैं 1 2 3 4, तो वहां पे हमने किसी का, जो किसी भी पार्टिकुलर पार्टी का सिंबल है वहां पे टिक करना होता है, या वहां पे स्याही लगानी होती है, इंक लगानी होती है। लेकिन उस तरह का प्रावधान प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, हमें एक चिट दी जाएगी जिसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, मैं उम्मीदवार को लिख रहा हूं ABCD, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास 4 उम्मीदवार हैं, उन सभी 4 उम्मीदवारों का यहाँ पे नाम लिखा होगा, ठीक है। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब हुआ कि हम इन 4 उम्मीदवारों को अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। लेट सपोज कि मेरे को कोई प्रेसिडेंट है, आई एम इन फेवर ऑफ कैंडिडेट B, तो मैं उसे क्रमांक 1 लिख दूंगा कि ही इज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो मेरा पहला वोट किसे गया, B को गया। सिमिलरली अगर मैं किसी C को चाहता हूं तो मैं उसे दूसरी प्रायोरिटी पे दे दूंगा, अगर A को चाहता हूं तो उसमें तीसरे नंबर पे लिख दूंगा, D को चाहता हूं तो उसे चौथे नंबर पे लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कि मैंने चारों के चारों कैंडिडेट्स को एक ही मतदान में वोट कर दिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं ये, ठीक है,
लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245 असेंबलीज के मेंबर हैं, उन सभी के जो वोट है उनकी काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, तो काउंटिंग का फाइनल जो रिजल्ट वो किस में देखा जाएगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि ये जो वोट है ABCD को जो वोट मिल रहे हैं इन्हें इक्वेट किया जाएगा बाई 100%। ठीक है, 100% के हिसाब से इन्हें इक्वेट किया जाएगा। तो ये समझ लो कि एक सर्कल है। ठीक है, देयर इज अ सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल डिनोट करता है 100% वोटों को। तो यहां में से क्या किया जाएगा? वोटों को प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बांटा जाएगा। अगर किसी को, ठीक है, ये A, B एंड C, इनको इतने इतने वोट आ रहे हैं। ठीक है, 20%, सभी को 20% आ रहे हैं। एंड जो D है इसे सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं, 40% वोट सबसे ज्यादा इसे बढ़े। तो अल्टीमेटली D को नियुक्त कर दिया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये थी हमारी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये थी हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अनदर थिंग कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाता है? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन कौन करवाता है? बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन करवाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अगर उन्हीं में से किसी को कोई शंका लग रही है, इफ देयर इज अ इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन डिस्प्यूट की इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी इलेक्शन डिस्प्यूट की। किसके इलेक्शन डिस्प्यूट की? प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट की। लेकिन कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये चैलेंज नहीं कर सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को नियुक्त करने को आया था वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। की जब प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे थे ज्वाइंट सीटिंग में, ठीक है, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज जो आना था जिसमें ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के MLA आने थे, तो उस आधार पे चैलेंज नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कि वो मेंबर्स आधे अधूरे आए हैं। ठीक है, जिस भी दिन ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी इलेक्शन करने के लिए, जो भी उपस्थित मेंबर्स रहेंगे सारे के सारे वोट डालेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन डिस्प्यूट की इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, इंक्वायरी नहीं करेगा। एंड अल्टीमेटली डिस्प्यूट पे फाइनल वर्डिक्ट भी कौन देगा? उच्च न्यायपालिका। फाइनल वर्डिक्ट भी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड ये वर्डिक्ट बिल्कुल मान्य मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हो गए अब अपॉइंट, तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है कि कितने साल के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है? तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल। ठीक है, जब अपॉइंट किए जाते हैं तो अपना जो पद है वो एज्यूम करते हैं 5 सालों के लिए। ठीक है, तो ऑफिस में अपॉइंट होने से पहले वो एक शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाती है किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, शपथ ग्रहण करवाते हैं किसे? प्रेसिडेंट जी को। अगर चीफ जस्टिस अनुपस्थित है उस दिन ड्यू टू सम रीजंस, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन ओथ ग्रहण करवाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस जी एब्सेंट है तो उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 तरह की ओथ ग्रहण करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो 3 तरह की शपथ ग्रहण करते हैं। पहली, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली ओथ है टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी ओथ है टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज, टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज। एंड द थर्ड ओथ इज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू डिवोट हिमसेल्फ
और herself to the service of people ऑफ इंडिया। तो ये 3 तरह की शब्द ग्रहण करी जाती है। पहली शब्द क्या है? टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है? जो हमारा संविधान है उसे डिफेंड करना है, उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। दूसरी, टू फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कि अपने जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को अज्यूम करते हुए उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज बनती है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। एंड थर्ड इज टू डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द सर्विस ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि लोगों जो आमजन हैं, ठीक है, इंडिया के जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, अपना जो ऑफिस, जो उनका कार्यभार है वो उन्होंने डिवोट करना है किसके लिए? इंडिया की तरक्की के लिए, ठीक है, फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो ये 3 तरह की ओथ ग्रहण करवाई जाती है प्रेसिडेंट से, किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये तो शब्द ग्रहण कर लिया। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कैसे आ सकती है उनके ऑफिस में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट कब पड़ सकता है, ठीक है। तो इनके लिए या तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, कि जो इनका 5 साल का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है तब उनका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपना। तो प्रेसिडेंट जो है अगर इनको रिजाइन करना होगा तो अपना ये रेजिग्नेशन लेटर देंगे उपराष्ट्रपति को। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसके पास देंगे? वाइस प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर किसे दिया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट के हाथों में दिया जाता है। एंड द थर्ड इज कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो रही है, ठीक है, इफ देयर इज अनफॉर्चुनेट डेथ, उनकी अकस्मात मृत्यु हो रही है। एंड फोर्थ इज कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो इलेक्शन है उसे वॉइड घोषित कर दिया जाता है, रद्द घोषित कर दिया जाता है, या फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस जारी कर दिया जाता है, हिंदी में कहते हैं महाभियोग, महाभियोग जारी कर दिया जाता है। तो इन 5 सिनारियोज में प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ही हैज टू लेफ्ट हिज ऑफिस, ही हैज टू लीव हिज ऑफिस ऑन दिस 5 circumstances। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की, ठीक है। रेजिग्नेशन तो कर लिया हमने, रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के हाथों रेजिग्नेशन लेटर देगा। सिमिलरली उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो इलेक्शन है वो खारिज कर दिया जाता है, उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज इम्पीचमेंट। तो व्हाट इज एक्चुअली इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट, ठीक है, तो इम्पीचमेंट का बेसिकली मतलब हुआ कि अगर 5 साल का जो ऑफिस है वो अज्यूम कर रहे हैं, उन 5 सालों के भीतर ही प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है। किस बात के लिए? कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। ही हैज वायलेटेड द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वायलेट किया है, तो तभी उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस जारी कर दिया जा सकता है। ओनली एंड ओनली केस इज फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की वायलेशन के लिए ही, ठीक है, उनके ऊपर महाभियोग जारी किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है थ्रू द आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे जारी किया जाएगा? ठीक है, जो रेजोल्यूशन है इम्पीचमेंट का, रेजोल्यूशन या फिर प्रपोजल कह लो, ठीक है, दैट रेजोल्यूशन और 1/4 मेंबर्स ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, कि अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही कोई भी हाउस जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसे इनिशिएट कर सकता है, लेकिन दैट प्रपोजल हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स, कि अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो इनके 1/4 मेंबर को जो रेजोल्यूशन है दैट हैज टू बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सिमिलरली राज्यसभा में अगर 245 मेंबर्स हैं तो इनका 1/4 मेंबर्स दिल हैव टू साइन दिस रेजोल्यूशन प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके लिए? कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना करी है, ही और शी हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उन्होंने ये प्रपोजल जो था वो साइन कर दिया,
ठीक है, अब ये प्रपोजल भेजा जाएगा इनिशिएटिंग हाउस में, ठीक है, कि प्रपोजल सदन बैठा था, सदन में प्रपोजल जारी किया, अब वो प्रपोजल उसी सदन में पास किया जाएगा। तो उस प्रपोजल को पास किया जाएगा, दैट प्रपोजल हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द सिटिंग हाउस। ठीक है, जो भी सदन बैठा होगा उसकी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी का मतलब हुआ कि 5, अगर लोकसभा का सदन बैठा है वहां पे रेजोल्यूशन पास होना है तो 545 का 2/3 मेंबर्स कर लो, उनके द्वारा दैट रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। ठीक है, पास हो गया तो ये रेजोल्यूशन अब जाएगा दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो ये रेजोल्यूशन माना गया कि ये पास हो गया लोकसभा के द्वारा, अब ये रेजोल्यूशन जाएगा राज्यसभा में। तो वो जो चार्ज है, ठीक है, इम्पीचमेंट जो चार्ज है ये अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा दूसरे सदन के द्वारा। चार्ज विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। तो हम इस सिनेरियो में कंसीडर कर रहे हैं कि लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब लोकसभा जो है रेजोल्यूशन किसके वहां भेज रही है, राज्यसभा के पास भेज रही है। तो देखो अब राज्यसभा उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, बहस की जाएगी, जैसे जिसे बोलते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी राज्यसभा में। ठीक है, सदन जो है वो अपनी अपनी राय देगा, सारे के सारे मेंबर्स। तो इन दैट केस जब भी सदन में वो चला होगा, जो भी बहस चली होगी, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बहस में। ठीक है, अपने आप को, अपनी जो उनकी बात है, ठीक है, उस बात को रख सकते हैं राज्यसभा में जब दूसरा सदन उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। या तो वो खुद आ सकते हैं या फिर अपने द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति भेज सकते हैं दूसरे सदन में, वेदर ही इज अ लॉयर और वटएवर जो भी हो, ठीक है, उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आ भी गए या नहीं भी आ गए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर लोकसभा ने भी, इफ द अदर हाउस ऑल्सो, लोकसभा ने भी क्या किया, रेजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245, तो 245 के 2/3 मेंबर्स ने भी वो रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन है वो उन पे जारी कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट विल बी कंसीडर्ड एज इम्पीच्ड फ्रॉम द डे, जब उसी दिन के बाद, ठीक है, जब उनके ऊपर रेजोल्यूशन प्रोसेस जारी कर दिया है, उनको उसी ही दिन अपना ऑफिस जो है, ठीक है, उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट विल बी कंसीडर्ड टू रिमूव हिज ऑफिस फ्रॉम द वेरी डे, जिस दिन से ही ये जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो दूसरे सदन के द्वारा भी पास कर दिया गया। तो इस हिसाब से प्रेसिडेंट जो है उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा जाता है। ठीक है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जारी कर दिया गया। तो अब तो वैकेंसी बढ़ गई प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो इन दैट केस अब वैकेंसी बढ़ गई तो प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उनके अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि ये जो 5 सिनेरियोज मैंने लिखे हैं, एक्सपायरी, टेन्योर वाली एक्सपायरी नहीं, रेजिग्नेशन कर दी उन्होंने, या फिर उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, या उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया, या फिर उनपे इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया। तो इन दैट केस अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस की वैकेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस तो खाली हो गया, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट तो एक हमारा रिपब्लिकन हेड है, हेड ऑफ द यूनियन है, तो उनका रहना तो जरूरी है। तो उनकी जो पावर्स हैं वो कौन एज्यूम करेगा इन दैट केस, उनकी जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को कौन निभाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सारी की सारी पावर्स एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कितने टाइम तक, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीनों तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सारी की सारी ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एज्यूम करेंगे। विद इन दो 6 मंथ्स, ठीक है, इलेक्शन करवाया जाएगा नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, विद इन दो 6 मंथ्स देयर हैज टू बी अ इलेक्शन फॉर द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए उन 6 महीनों के भीतर एक इलेक्शन करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज संभालते हैं तो वो अपना वाइस प्रेसिडेंट का पद त्याग देते हैं।
ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद का मतलब क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जो सदन लगता है वहां की जो भी मीटिंग्स चलती हैं, ठीक है, उन मीटिंग्स का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब भी मीटिंग्स चलेंगी इन दैट केस, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल अदा कर रहे हैं, तब वो राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर नहीं करेंगे। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयर करेंगे उस वक्त राज्यसभा की मीटिंग्स को। ठीक है, तो ये था सारा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, एक और प्रेसिडेंट के बारे में कर लो कि क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड शुड हैव अचीव्ड एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के होना चाहिए, एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन रहती हैं लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, ठीक है, ही शुड पोजेस ऑल क्वालिफिकेशंस टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड द फोर्थ क्वालिफिकेशन इज ही शुड नॉट होल्ड any office of profit under union government और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अंदर उन्हें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो कोई भी इंटरमीडिएट जैसे PSUs वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका भी उनके जो कोई भी ऑफिस है उसका कार्यभार भी नहीं संभालना, उनके भी किसी भी ऑफिस पे जूम नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो लेट सपोज कि वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो जब उन्हें अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम करना होगा उसी दिन से उन्हें अपनी मेंबरशिप त्यागनी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा की। ही हैज टू रिजाइन हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डे ही विल एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यह था प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स रहती हैं, व्हाट आर द एक्चुअल पावर्स दैट आर एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। तो आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद पावर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।